नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अक्षय है और आज हम 7 मई 2026 की डेली पीआईबी सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। कुछ स्टूडेंट डेली रेगुलर नहीं रह पा रहे हैं, डेली नहीं आ रहे हैं, अपनी तैयारी को रेगुलर कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो उनके लिए एक मैं कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जैसे एक बच्चे को शुरुआत में एक बार कहा जाता है कि आप सीढ़ी ऊपर चढ़ के आओ, तो वो एक एक सीढ़ी चढ़ के आता है, तो वो आसानी से आ जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में जैसे ही वो उसको कहा जाता है कि एक बार वापस नीचे जाओ और दो दो सीढ़ी चढ़ के आओ, उसे थोड़ी कठिनाई होती है। फिर उसके बाद में उसको वापस नीचे भेजा जाता है और कहते हैं कि 3 सीढ़ी चढ़ो। फिर उसके बाद में कहा जाता है कि 4 सीढ़ी चढ़ो, तो वो चौथी बार वो कर ही नहीं पाएगा। मतलब 4 4 सीढ़ियाँ चढ़ना एक साथ में पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो इसका मतलब है कि हम डेली यदि नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि हम इसको एक साथ में ही कर लेंगे, मंथली हम करके उसके बाद में इसको एक साथ में कंपाइलेशन हम साथ में देख लेंगे, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। आप उससे उतना लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको डेली पढ़ना चाहिए, डेली अपने नोट्स बनाओ, डेली डेली उसको ऐड ऑन करते रहो। चलिए आज की सीरीज़ की हम शुरुआत करते हैं। आज पहला टॉपिक है हमारे सामने, एक ऐप है ECINET। ECINET इलेक्शन कमीशन की है ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके अंदर क्या है कि 40 से ज़्यादा ऐप्स हैं या पोर्टल हैं, उनको एकीकृत किया गया है। और इसके अंदर वोटर रजिस्ट्रेशन से लेके और चुनाव के रुझान तक सभी चीज़ें एक साथ के अंदर इसको एकीकृत किया गया है, मतलब इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे डाउनलोड हो चुके हैं, काफ़ी सारे विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके डेटा आपको दे रखा है कि लॉन्च के बाद से 10 करोड़ के समथिंग ये डाउनलोड हो चुके हैं। फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है। कि इसके अंदर वोटर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वोटर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आप। फिर उसके बाद में जो इलेक्टोरल रोल है उसको सर्च कर सकते हो कि मतलब आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर है या नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे केवाईसी वगैरह करवाना, या आपको आईडी है, वोटर आईडी है, तो वो डिजिटली प्राप्त करनी है, तो वो इसके थ्रू आप प्राप्त कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे क्यूआर कोड के माध्यम से इस बार क्या किया है कि क्यूआर कोड जनरेट किया, और उसके बाद में आप वहाँ से उस क्यूआर कोड से एक रिसिप्ट मिलेगी और उससे आप वोट दे सकते हो। तो क्यूआर कोड के माध्यम से आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है। फिर उसके बाद में जैसे बीएलओ है, तो वो कौन है उसके बारे में जानकारी वगैरह हो गई। और उसके अलावा जैसे चुनावी रुझान है कि जैसे शिकायत निवारण है, ये सब भी इसी पोर्टल पे एक साथ में हो सकते हैं। फिर ये तो एक आपको ऐप के बारे में बस इतना जानना है। यदि प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आता है या आप चुनाव सुधार से संबंधित कुछ ऐसे बोलना चाहते हो, मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में करना चाहते हो, तो उसके अंदर आप इसका यूज में ले सकते हो। फिर अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी एक संगठन है और भारत इसकी शुरुआत कर रहा है। जो दुनिया के अंदर पाई जाने वाली 7 बड़ी बिल्लियां हैं, 7 बिग कैट्स, 7 बिग कैट्स के बारे में है ये। और 7 बिग कैट कौन कौन सी हैं, जैसे शेर है, चीता है, उसके अलावा प्यूमा है, जैगवार है, उसके अलावा हिम तेंदुआ है और एक नॉर्मल तेंदुआ है। ऐसे करके 7 हैं, उनमें से 5 भारत के अंदर पाई जाती हैं और टोटल 7 हैं। तो जैसे हम देखेंगे इसके अंदर कि दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सम्मेलन का भारत मेजबानी करेगा, तो उससे संबंधित ये न्यूज़ है। तो फिर हम आगे देखते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर दे रखा है इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसके अंदर 7 बिग कैट्स, इसका मतलब है कि भाई कौन कौन सी हैं, शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जैगवार है और प्यूमा है। ये 7 बिग कैट हैं, ये इसके अंदर शामिल हैं। और इसका लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के जब 50 वर्ष पूरे हुए थे, उस टाइम पे सरकार ने लॉन्च किया था एक बार इसको। और उसके अंदर अभी तक एक शुरुआत जो होती है वो नहीं हुई थी इसकी, आधिकारिक शुरुआत नहीं हुई है। इसका पहला सम्मेलन जो भी होगा वो दिल्ली के अंदर होने वाला है। तो फिर उसके बाद में क्या है कि इसका कार्य क्या होगा, जैसे ये 7 बिग कैट हैं, तो इनके अवैध तस्करी को रोकना, उनको संरक्षण देना और जैव विविधता का को संरक्षण देना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, फंक्शंस हैं।
फिर उसके बाद में जैसे इसमें दिल्ली घोषणा पत्र है, दिल्ली घोषणा पत्र ये शुरुआत होगी दिल्ली घोषणा पत्र की। इसके अंदर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, बिग कैट अलायंस है, इसका जो पहला सम्मेलन होगा दिल्ली के अंदर, उसके लिए अभी एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी। अभी ये न्यूज़ इसलिए ये है कि वेबसाइट का लॉन्च किया गया है और ये जून के अंदर होने वाली है, जून 1 और 2 तारीख को होगी। उस टाइम पे अपन इसको वापस देखेंगे, ठीक है। और इसका थीम क्या है? सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव द इकोसिस्टम। मतलब बड़ी बिल्लियों को बचाएं, मानवता को बचाएं और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाएं, ये इसकी थीम है जो भी होने वाला है। फिर आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है एक्स्ट्रा गैलेक्टिक जेट्स। ये एक्स्ट्रा गैलेक्टिक जेट्स क्या होती हैं? अब किसी को साइंस टेक के अंदर थोड़ा सा कम रुचि होता है तो वो इसको समझ लो एक बार। जैसे मैं बताता हूं, एक ब्लैक होल आपको पता है, अंतरिक्ष के अंदर काफी सारी गैलेक्सीज हैं और उनके अंदर ब्लैक होल पाया जाता है। ब्लैक होल से क्या होता है कि काफी सारी एनर्जीज तो अंदर जाती हैं, लेकिन इससे कुछ जेट्स के तौर पे ऐसे दोनों साइड में निकलती हैं, जेट के तौर पे स्ट्रीम्स निकलती हैं, ये जिनको कहते हैं एक्स्ट्रा गैलेक्टिक जेट्स। एक्स्ट्रा गैलेक्टिक जेट्स कहते हैं इनको। तो ये जो जेट्स हैं, तो ये अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी से लेके, रेडियो मतलब नीचे नीचे वाली होती है, और गामा है ये सबसे हाई पावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो ये जनरेट होती हैं, मतलब रेडियो से लेके गामा तक की सभी रेडिएशन इसके अंदर रिलीज होती हैं, निकलती हैं यहां से। तो ये अभी न्यूज के अंदर क्यों है? क्योंकि कुछ भारतीय वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इंटरनेशनल संगठनों के साथ में मिलकर और इसके अंदर कुछ नया इन्वेंशन किया है और ये पीआईबी के अंदर सीधा सीधा दे रखा है। हालांकि हम देखते हैं कि ऐसे इन्वेंशन जो भारत सरकार के कुछ वैज्ञानिक करते हैं तो इतना जरूरी ये नहीं है कि ये आ ही जाए, लेकिन ये न्यूज आई है यहाँ पे तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इधर देखते हैं कि अति विशाल ब्लैक होल जो आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं, ऊर्जा और प्लाज्मा की संकीर्ण धाराओं को उत्सर्जित करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो संकीर्ण धाराएं थी ये निकल रही थी, ऊर्जा और प्लाज्मा की संकीर्ण धाराएं। फिर उसके बाद में इसका वेग क्या होता है? इसका वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फिर उसके बाद जैसे ये विकिरण है तो रेडियो से लेके और उच्च ऊर्जा वाली जो गामा तरंगे हैं वहां तक होती हैं। फिर उसके बाद में आगे हम देखते हैं, अब पहले क्या है कि एक वैज्ञानिक हुए थे दो, फेरेनोफ और रिले, ये दो वैज्ञानिक थे, FR। तो इन्होंने जो इलेक्ट्रोगैलेक्टिक वेव है, जेट है ये, सॉरी इलेक्ट्रोगैलेक्टिक जेट है, तो उनका वर्गीकरण दो तरीके से किया था इन्होंने। दो तरीके क्या थे कि जैसे उनको नाम दिया है FR1 और FR2। जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो कि FR1 है ये ऊपर वाला है, ये FR1 है। इसके अंदर क्या है आपको दिख रहा है कि ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी और इसके कोर चमकदार होंगे, कोर के अंदर इतना ज्यादा वो है, और उसके बाद में ये धीरे धीरे स्लो होती जाती है, लेकिन ये दूरी लंबी दूरी तक जा सकती है ये वेव, जो मैंने अभी ब्लैक होल के अंदर बताया था। तो ये जो इनकी दूरी लंबी हो सकती है, ये लंबी दूरी तक जा सकती हैं। और कुछ हैं जो FR2 है उनको बांटा है, FR2 है वो कम दूरी तक जा सकती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है जैसे FR1 है उनकी अंदर से कोर चमकदार होगी, कोर मतलब इंटरनल जो है, और दूसरा है FR2 तो उनके किनारे चमकदार होंगे, केंद्र के पास सबसे ज्यादा चमकीले और बाहर की ओर धुंधले होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जस्ट अपोजिट होता है उसका, FR2 के अंदर। तो फिर आगे देखते हैं हम। अब इसमें प्लाज्मा की क्या भूमिका होती है, किंक अस्थिरता क्या होती है, ये सब अभी जो भारतीय वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल संगठनों के साथ में मिलकर जो अनुसंधान किया है उसके अंदर ये मुख्य खोज की गई है, वो उनके बारे में बता रखा है। जैसे प्लाज्मा की संरचना के बारे में है कि प्लाज्मा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और पॉजिट्रॉन होंगे, ये होंगे। तो ये तय करता है कि जेट कैसा होगा। उसके अलावा जैसे ये ब्लैक होल से ये निकल रही है, और एक किंक अस्थिरता होती है, किंक इनस्टेबिलिटी होती है,
जो क्या है कि इसको इसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करती है, मतलब इसको धुंधला कर देती है, ज्यादा आगे तक नहीं जाने देगी। तो ये किंक अस्थिरता होती है, मतलब कि ये जो जेट्स हैं तो उनके अंदर एक बाधा उत्पन्न करती है जिससे ये जेट है वो टूटकर ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं जा सकती, उसको कहते हैं किंक अस्थिरता। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों ने प्रोजिट्रॉन, प्रोजिट्रॉन आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट ये है कि अपेक्षाकृत अधिक गर्म होते हैं, प्रोजिट्रॉन होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि किंक अस्थिरता पैदा होती है। किंक अस्थिरता मैंने बताई कि ये ब्लैक होल से ये बाहर जा रहा है तो ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से गर्म होते हैं प्रोजिट्रॉन और किंक अस्थिरता उत्पन्न होती है जिससे ये मुड़ जाते हैं। ये क्या होता है कि ये अलग अलग चीजों से बनी होती है, जैसे मतलब प्रोजिट्रॉन से बना होगा, इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे इसके अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इमिट करती है, बाहर निकालती है। तो प्रोजिट्रॉन से क्या होगा कि ये जल्दी मुड़ जाएंगे, प्रोजिट्रॉन होगा तो, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा तो उससे थोड़ा ना ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। तो यही इसके अंदर बता रखा है। फिर उसके बाद में ये आगे कुछ कीवर्ड दे रखे हैं आपको, तकनीकी शब्दावली है, जैसे रिलेटिविस्टिक जेट है, सीधा पूछा जाए कि रिलेटिविस्टिक जेट क्या है, प्रीलिम्स के अंदर पूछा जाता है, तो वो जेट्स जिनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होगी वो रिलेटिविस्टिक जेट होगी, सापेक्षिक जेट होंगी। उसके अलावा क्या है, यह है मैग्नेटो हाइड्रोनोमिक एमएसडी सिमुलेशन। इससे क्या है कि जो वैज्ञानिक है एमएसडी से, एमएसडी एक कंप्यूटर के ऊपर ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड है उसके व्यवहार को समझा जाता है कि किस तरीके से इसका चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा कैसे चेंज हो रही है, कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा ये समझ जाती है, तो ये एमएसडी कहलाती है ये तरीका। फिर उसके बाद में पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन आपको बताया था कि जस्ट ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। हाइड्रोनिक प्लाज्मा क्या होता है कि ऐसे प्लाज्मा जो हैवी पार्टिकल हैं उनके मतलब प्रोटॉन है, वो जो हैवी प्रोटॉन है वो उसके अंदर शामिल होते हैं, जिसमें प्रोटॉन जैसे भारी कण शामिल होते हैं। फिर आगे देखते हैं, ये हो गया ये टॉपिक, आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल से ये निकलती हैं वेव्स जो प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इनसे बनी होती हैं, और ये वेव है, इनको ये वेव रेडियो से लेके और गामा वेव तक ये हो सकती हैं, कि मतलब इनकी दूरी है वो डिसाइड करेगी कि ना कि ये वेव कौन सी है, और ये जितनी दूरी तक जाएंगी उसके लिए एक जस्ट अपोजिट किंक एनामोली है तो वो होती है, तो जिससे क्या होता है कि ये दूरी है दूरी तक नहीं जा पाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने उनको समझने के अंदर सहायता प्रदान की थी कि ये इलेक्ट्रो गैलेक्टिक जेट क्या होती हैं, उनको समझने में सहायता प्रदान की है इन वैज्ञानिकों ने। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं, देखते हैं अगला है अनिगमित गैर कृषि स्थापना आर्थिक विस्तार को गति प्रदान कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें जरूरत है कि अनिगमित क्या है। एक निगमित क्षेत्र होता है, निगमित और अनिगमित। निगमित क्षेत्र होते हैं जो किसी कानून वगैरह के द्वारा बने हुए हैं और जिन पे कुछ कानून लागू होते हैं, और अनिगमित हैं वो जैसे कि मतलब एकल कोई व्यापार कर रहा है या फिर कुछ सामूहिक कर रहे हैं, या फिर जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती हैं कि पूरा परिवार साथ में बिजनेस कर रहा है, तो ये सब अनिगमित क्षेत्र में आएगा। उसमें जो गैर कृषि वाले हैं उनके अंदर हम देखेंगे कि ना विस्तार हुआ है, और उसका एक मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी है, उसके अंदर एक संस्था है, तो वो इसके डेटा प्रदान किए हैं उन्होंने। उसका संस्था का नाम है ASUSE। इन्होंने कुछ डेटा प्रदान किए हैं, वो हम प्री के अंदर काम के नहीं है, ये मेंस के लिए काम है, और इसको आप कहीं भी गैर कृषि क्षेत्र का ये कोई भी डेटा है वहां पे यूज में ले सकते हो इसको। जैसे 60% से ज्यादा स्थापनाएं हैं जो भी
इंस्टीट्यूट है या मतलब कुछ स्थापनाएं हैं तो वो की गई हैं, तो उनका नेतृत्व है महिला मालिकों द्वारा किया गया है। 60% से ज्यादा स्थापनाएं महिला मालिकों द्वारा किया गया है और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 29% तक है। और कुल मिला के जो हमारा बकाया ऋण है वो 80% या तो वाणिज्यिक बैंकों से लिया हुआ है या सरकारी जो संस्थान योजनाएं हैं उनके द्वारा लिया गया है। तो उससे क्या पता चलता है हमें कि हम औपचारिक ऋण की तरफ बढ़ रहे हैं, औपचारिकरण हो रहा है, कि मतलब जैसे साहूकार वगैरह है उनसे नहीं ले रहे हैं हम। फिर अगला है, आगे इसको हम इंग्लिश में और देख लेते हैं। इसको कहते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, और ये इंग्लिश के अंदर है। फिर उससे अगला है, वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा की है उन्होंने, और भारत और वियतनाम के बीच में कुछ समझौते हुए हैं, तो उनसे संबंधित है। आप प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए कैसे यूज में लेना है वो एक बार देख लेना, कि जैसे ही कुछ क्वेश्चन आता है, यदि मतलब भारत और वियतनाम के अंदर भागीदारी के लिए आईआर के अंदर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। यदि प्रीलिम्स के अंदर ऐसे कुछ आते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, तो इसके बारे में यदि पूछा जाता है तो वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाएगा इसके अंदर। और 2030 तक हमने टारगेट रखा है भारत और वियतनाम ने कि 25 अरब अमेरिकी डॉलर है उनका व्यापार, हम नया व्यापार करेंगे। और वियतनाम है अभी ये इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है तो उसके अंदर भागीदार होने वाला है। और भारत है जैसे अंगूरों का व्यापार वियतनाम को करेगा, और वियतनाम है वो ड्यूरिन नाम का एक ये फल आता है, ड्यूरिन, एक पोमेलो भी होता है, वो भी उसका भी व्यापार करेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पोमेला है शायद, पोमेला ही है, तो उसका व्यापार करेगा। और जो माई सोन है ये वियतनाम की वैश्विक धरोहर है, जो यूनेस्को धरोहर होती है, ये यूनेस्को की धरोहर होती है, तो वो वियतनाम की धरोहर है ये माई सोम। तो उसकी वहां पे एक व्याख्या केंद्र की स्थापना की जाएगी। एएसआई वहां पे उसका निर्माण वगैरह के अंदर या उसके संरक्षण के अंदर, निर्माण नहीं संरक्षण के अंदर भागीदारी प्रदान कर रहा है। फिर अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, ये इंग्लिश के अंदर है, इसको इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव कहेंगे, माई सोन है, ये आप इंग्लिश में देख सकते हो। फिर उसके बाद में अगला है स्वस्थ भारत पोर्टल के बारे में। स्वस्थ भारत पोर्टल ये हेल्थ सेक्टर का जो एकीकृत प्लेटफॉर्म है, ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे एक मिनिस्ट्री से हम दूसरी मिनिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो इसके इंटर ऑपरेटिविटी जिसको कहते हैं कि हम डेटा की का है ना दो बार है ना यूज में नहीं होगा, कि आपको एक ही जगह सारा कुछ डाटा वगैरह मिल जाएगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्वस्थ भारत पोर्टल है ये इसका नाम। तो इससे क्या होगा कि इसके जो प्रभाव होंगे वो देखो कि जैसे इंटर ऑपरेटिविटी सक्षम हो सकेगी, फिर प्रशासनिक बोझ है वो कम हो जाएगा, प्लेटफॉर्म डुप्लीकेट डेटा एंट्री को समाप्त करेगा और रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करेगा ये, और त्वरित निर्णय लेने के अंदर सहायता मिलेगी, कि जैसे दो बार दो जगह से आपको वो नहीं होगा, देखना नहीं पड़ेगा, और एक ही जगह इसका ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगा, तो इससे त्वरित निर्णय लेने के अंदर सहायता मिलेगी। फिर है एबीडीएम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ये अनुरूप है। एबीडीएम का मतलब यहाँ पे ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसके ये अनुरूप है। और एबीएचए के एकीकरण को सक्षम बनाएगा। जो अपनी हेल्थ आभा आईडी होती है, आभा आईडी जिसको कहा था कि हेल्थ आईडी थी एक, जो आपने पहले भी देखी होगी, तो आभा आईडी के लिए ये एकीकरण को सक्षम बनाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, इसको इंग्लिश के अंदर देख लेते हैं। फिर उसके बाद है जैसे इसमें बुनियादी ढांचे की पुनरावृत्ति को कम किया जाएगा, जैसे बार बार स्टोरेज वगैरह होता है तो वो नहीं होगा, बार बार अलग अलग कंप्यूटरों के अंदर आपको एक ही डेटा को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग स्कीम के डेटा वगैरह, यही यहाँ पे दिया हुआ है कि डेटा नहीं रखेंगे मतलब ये तो डेटा की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये कंप्यूटर या स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद में एकीकृत मानव संसाधनों का कार्यान्वयन होगा इसके अंदर, कि मतलब सभी मानव संसाधन है वो एक ही दिशा के अंदर काम कर सकेंगे।
और उसके बाद में है कि बेहतर अंतर अंतर संचालनीयता, इसका मतलब है कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी वही है। तो फिर आगे चलते हैं। फिर आगे क्वेश्चन आ गए हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में क्वेश्चन है। तो कल वाले क्वेश्चन के अंदर आंसर है सी, पहले में सी, और दूसरे के अंदर केवल एक है, केवल एक वाला था दूसरे के अंदर, वो देख लेना कौन सा है। तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में क्वेश्चन है, इसको आप इंग्लिश के अंदर इधर देख सकते हो। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई कंजर्वेशन ऑफ 5 मेजर बिग कैट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन इंडिया। द दिल्ली डिक्लेरेशन ये किसके लिए है, तो ये फिर दूसरा क्वेश्चन है ECNIT है, ECI-NET प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में है। सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सीधा क्वेश्चन है आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं हम, मेंस का क्वेश्चन है, ये ब्लैक होल के बारे में है। जो गैलेक्टिक जेट हैं उनके विकास के बारे में क्वेश्चन है, और अनिगमित गैर कृषि क्षेत्र है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप इसको सॉल्व करना, आपको PDF टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, और हमारी जो ऐप है स्टडी विद डीजे, तो वहाँ पे आप विजिट करके, स्टडी विद डीजे पे आप विजिट करके, और आंसर राइटिंग और अलग अलग बैच हैं, तो वो देख सकते हो कि कौन कौन से बैच आप वहाँ पे हैं। उनमें जो भी आपको कमी लग रही है अपनी तैयारी के अंदर, तो उसको यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।